दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस पेपर की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है आपका इंडियन क्लाइमेट। आज हमारी मेन सीरीज के अंदर इंडियन क्लाइमेट को 360 डिग्री कवरेज से देखने वाले हैं। एक्चुअली हम देखेंगे इंडियन क्लाइमेट के इंटरकनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि इंडिया का क्लाइमेट तो हमें अंडरस्टैंड करना ही है, लेकिन हमें साथ साथ में ये जानना पड़ेगा कि इंडिया के क्लाइमेट के वर्ल्ड के डिफरेंट फिनोमिना के साथ में किस तरीके से इंटर रिलेशन नजर आते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और एक क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो थोड़ा सा हटके है, और उसका आंसर भी हम इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, डिटरमाइन करने की और लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उस आंसर को लिख सकते हैं। एंड फाइनली मैं एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जिससे आप अपने आंसर्स को भी बड़ी आसानी से इवेलुएट कर पाओगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो वर्ड ही आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का बेसिक मीनिंग होता है कि एक लॉन्ग टर्म एवरेज, अगर मैं वेदर कंडीशंस की लूं, लॉन्ग टर्म एवरेज अगर मैं वेदर कंडीशंस के ले लेता हूं तो वो मेरा क्लाइमेट कहलाता है। अब ये लॉन्ग टर्म एवरेज में कितना लॉन्ग होगा? 10 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 30 ईयर। एक्चुअली इट्स 31 ईयर का एवरेज हम लेते हैं, जो हम देखते हैं कि क्लाइमेट को हमें अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करता है। अब सवाल यह है कि अगर मैं इंडिया के क्लाइमेट की बात करूं तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो वी यूजुअली कॉल इट एज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। सवाल बहुत सिंपल है कि सर मॉनसूनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए बेसिक मीनिंग है मॉनसूनल क्लाइमेट का, इन एनी एरिया इफ देयर इज अ चेंज इन द विंड डायरेक्शन, इफ देयर इज अ change in the wind direction as per the season, then we will call it as monsoonal type of climate. monsoonal type of climate का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता रेनफॉल से। मॉनसून का मतलब होता है सिंपली कि if there is a change in the wind direction, ठीक है, change in wind direction, we will definitely call it as द मॉनसूनल क्लाइमेट। तो अगर विंड डायरेक्शन में कोई बदलाव आता है तो मेरे पास वही बदलाव क्या कहलाएगा? आपका मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाएगा। अब ये जो विंड में चेंज आता है ये किस तरीके से होता है और क्यों होता है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। और ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट के। तो पहला कैरेक्टर तो आप समझ ही गए कि सीजनल हमारे पास क्या होगा? डायरेक्शन में चेंज आएगा। डायरेक्शन में चेंज भी इवन हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री चेंज आता है, मतलब विंड्स टोटली क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। दूसरा क्या होगा? इंडिया के मॉनसूनल क्लाइमेट का कैरेक्टर यह है कि ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं। मतलब इंडिया का लगभग 80% रेनफॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर कंसंट्रेट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि यस, यहाँ पे वेट एंड ड्राई पीरियड भी देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास रीजनल वेरिएशंस। ये भी इंडिया के क्लाइमेट का काफी बड़ा कैरेक्टर है। रीजनल वेरिएशन से क्या मतलब है? देखिए इंडिया एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया है। अप्रोक्सीमेटली इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। अब इस 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं तो बीचों बीच से जब पास आउट होगी तो इंडिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी हद तक वेरिएबल होती हैं, बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रीजनल वेरिएशन सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से नहीं है, इवन जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी वजह से भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है वो अबेंडेंट रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा, मेघालय प्लेटू रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही प्लेस ऐसे हैं जहां पे मुझे ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो ऑब्जर्व होता है। क्योंकि वी ऑब्जर्व ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। इफ यू आर नॉट अवेयर, आई लेट मी टेल यू, orographic is a type of rainfall which is happening in any area because of the physical obstructions. Let's say कि वेस्टर्न घाट्स आ गए हैं, वेस्टर्न घाट से विंड टकराती हैं और फिर वो राइज अप करना स्टार्ट कर देती हैं। देयर इज अ क्लाउड फॉर्मेशन और एक हैवी रेनफॉल यहाँ पे हमें नजर आता है। ये फिनोमेना हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। एंड सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इवन इन द मेघालयन प्लेटू रीजन, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिल जाती है। अब यही जो सीजन है हमारे पास रिवर्सल विंड का देखने को मिलेगा। कुछ टाइम पे रेनफॉल होगा, कुछ पे नहीं होगा। कहीं पे बहुत अबंडेंट अमाउंट में रेनफॉल होगा, किसी प्लेस पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर के ऊपर इसका काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है।
एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि इंडिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए जीडीपी को भी काफी हद तक इंपैक्ट करता है और इंडिया की बेसिकली डिमांड कैपेसिटी जो परचेजिंग पावर है उसको भी काफी हद तक इंपैक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस की। देखिए मॉनसून जो है हमें एक कल्चरल यूनिटी के अंदर बाइंड करता है। कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। आप कुछ फेस्टिवल्स की बात करोगे तो आपको पता लगेगा मॉनसून सीजन के अंदर हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। डू यू नो व्हाई दे आर गेटिंग सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम? बिकॉज अबेंडेंट पॉपुलेशन, जैसा मैंने बताया कि 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट है और उसी टाइम पे जब आपका रेनफॉल होता है तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफी बेनिफिशियल है। दैट्स व्हाई आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसको सेलिब्रेट करती है। हाँ ठीक है, कल्चरल वाइज हम डिफरेंट डिफरेंट नाम उनका दे देते हैं लेकिन सेलिब्रेशन सभी जगह होता है तो आपकी कल्चरल यूनिटी यहाँ पे नजर आती है। सेम सिनेरियो इज ओवर हियर कि हमारी जो फूड हैबिट है वो भी हमारी मॉनसून के हिसाब से डिटरमाइन होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है, अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी है तो पेडी कल्टीवेशन इज नेचुरल। लेकिन अगर किसी एरिया में लेसर रेनफॉल है, मे बी ड्राई टाइप क्रॉप्स जो है वहां पे ग्रो की जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली वही हमारे पास फूड कंजप्शन में भी देखने को मिलेगा। इसलिए बाजरा एज अ क्रॉप राजस्थान में ज्यादा कंज्यूम किया जाता है लेकिन पैडी कल्टीवेशन तमिलनाडु के अंदर, कोस्टल स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है तो नेचुरल सी बात है वहां पे कंजप्शन भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो देयर। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। देखो क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो यस, इंडिया की मॉनसून पे क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट में सबसे पहली चीज है इरेगुलर रेनफॉल। इरेगुलर रेनफॉल मींस कि कुछ एरियाज के अंदर हैवी रेनफॉल होता है और कुछ एरियाज के अंदर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता। तो मतलब काफी ज्यादा इनइक्वालिटी जो है वो रेनफॉल के अंदर हमें यहाँ ऑब्जर्व होती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है नेगेटिवली इंपैक्टिंग द रेनफॉल एंड हाउ इट इज नेगेटिवली इंपैक्टिंग, द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल, द आउटकम इज क्वाइट सिंपल। क्योंकि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है अनसर्टेनिटी हो जाती है हमारे पास रेनफॉल के अंदर एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन क्लाइमेट डू है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि सर मॉनसून सीजन है, विंड्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। तो मैं आपसे ही पहले जानना चाहता हूं कि विंड डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है। तो देखिए आपको सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो यू शुड नो अबाउट इट, कि जो भी विंड डायरेक्शन होती है इट इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। वन इज विंड विल बी मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एरिया। विंड जो है आपकी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे तो मूव करती है लेकिन कोरियोलिस फोर्स जो है वो भी आपके विंड डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। एंड फॉर कोरियोलिस फोर्स इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट, द कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपके लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। दैट्स व्हाई आपके जो कोरियोलिस फोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू two diagrams which will differentiate ki how the climate or how the wind direction is changing with the time. And let us talk about the normal climatic condition in which the sun is usually at equator. When the sun is at equator, we have the equatorial low pressure belt at this place. On this region, we have the subtropical high pressure belt in the northern hemisphere and subtropical high pressure belt is also there in the southern hemisphere. Genuinely आपके winds जो हैं वो मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। तो आइडियली दिस इज अ हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज अ लो प्रेशर बेल्ट, विंड मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। सेम सिनेरियो इज ओवर हियर, विंड मूवमेंट शुड बी लाइक दिस, बट यू नो Coriolis force is there which is rightward acting in the northern hemisphere and leftward acting in the southern hemisphere. That's why ये जो wind है आपकी ये tilt हो जाती है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर over here and ये tilt होती है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर right there. राइट और नॉट, ये हमारे पास नजर आता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास विंड मूवमेंट होता है। नाउ लेट अस सपोज कंडीशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कंडीशन ऑफ जुलाई मंथ। जून एंड जुलाई मंथ में सन यूजुअली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, sun is usually in the northern hemisphere, and because sun is in northern hemisphere, that's why these pressure belt will be having an apparent movement towards the northern hemisphere.
The apparent movement of sun is there, so pressure belt will be moving with respect to the sun's position, and that's why they will be little bit shifting. Ideally it should be at 0, but now because of the sun's movement, the low pressure belt reached somewhere at this point. The high pressure belt, it will be reaching further north, and the southern high pressure belt will be also moving towards that side. So this is southern high pressure belt. This is also northern high pressure belt. Okay. Now it will be happening. Again the wind will be moving, but from high pressure to low pressure. But there is one more issue over here. एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है कि when these winds are moving like this from the higher pressure towards the lower one, they will cross 0 degree. और जब 0 डिग्री को ये क्रॉस करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आफ्टर क्रॉसिंग 0 डिग्री द कोरियोलिस फोर्स विल बी चेंज्ड. Earlier, this Coriolis force is leftward in the southern hemisphere. Now they will enter into the northern hemisphere, and there the Coriolis force will be totally changed to the rightward direction. That's why now the wind will be tilting towards right. The wind will be tilting towards right in such a way. So the wind which was moving in the southeastern direction now tilted towards right and become north-southwest direction. Southwest direction. So this region was earlier having the presence of southeast direction as well as the northeastern direction. Ideally above 0 degree we were having northeastern direction of wind. Now we have the southwestern direction of wind. So if I will draw it over the map, we get to know north, south, east and west. Earlier we were having northeastern direction. Now we were having southwestern directions. So there is a total change in the wind direction, and that is actually happening because of the apparent movement of sun. And the line which is moving upper and lower side is named as ITCZ, intertropical convergence zone. So because of the movement of the intertropical convergence zone with the apparent movement of sun, there is a change in the direction over an area. And because of change in direction over an area, we have monsoonal type of climate in India. Fortunately, on the southwestern side, we have Arabian Sea. That's why our monsoon of southwest also bring little bit moisture and do abundant rainfall in India. So, but that is fortunate. It may be possible कि अगर मेरे पास अरेबियन सी नहीं होता, कोई लैंड मास होता, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो आ रही थी ये रेनफॉल नहीं कर पाती. दैट इज फॉर्चुनेट इनफ कि वहां पे आपका वाटर बॉडी है और वो वाटर बॉडी आपको क्या कर रहा है, ये वाटर बॉडी हमें बेसिकली मॉइस्चर जो है वो सप्लाई कर रहा है. राइट. सो यू कैन सी राइट हियर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ITCZ, और ITCZ जुलाई में कहीं यहां होता है एंड इन जनवरी इट इज ऑन दिस साइड. सो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ ITCZ. नेचुरली देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ wind. The direction of wind will become southwest. Now because of the heating of Tibetan plateau, one interconnection, ठीक है, first interconnection is Tibetan plateau. ठीक है, because of the heating of the Tibetan plateau, we have more low pressure on this side. More winds will try to reach on that side, although we have the Himalayas presence right here. But yes, wind will try its best to reach on the side of Tibetan plateau because of the immense low pressure created over the area. And that's why strong winds will be blowing from the side of Arabian Sea towards the main landmass of India. This is the first interconnection. So right here you can observe that when there is a fluctuation of ITZ, the wind will be moving like this. Now important thing is कि यहाँ पे मानसून का ऑनसेट इसी हिसाब से होता है. यू नो कि सन का अपरेंट मूवमेंट बहुत ही ग्रेजुअल होगा. जब ग्रेजुअल सन अपरेंटली मूव करेगा तो नेचुरल सी बात है आपकी जो विंड्स हैं वो भी बड़ी ग्रेजुअल ही आएंगी. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल कि मॉनसून इज रीचिंग बाय 1 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई एंड सो ऑन, क्योंकि धीरे धीरे ही आपका क्या करता है, अप्रोच करता है. राइट. Second interconnection of Indian monsoon is with the Pacific Ocean. You may be shocked to know, sir, Pacific Ocean? How can it be possible कि Pacific Ocean से Indian monsoon का correlation हो सकता है? Yes, it is there. जो कहलाता है आपका El Nino condition. So let me first explain you about the normal year. What is happening in the normal year? After discussing the normal year, I will be talking about the El Nino year. What will be happening in El Nino? Because normally we have the trade winds over this region. And when the trade winds are there, obviously these trade winds will compel or will force the upper surface water to pile up
in this direction, that is on the eastern side of Australia, the trade wind will push the water and get piled up over here. And you know very well कि जो आपका सरफेस वाटर होता है वही सनलाइट रिसीव करता है, और विंड सरफेस वाटर को ही फ्रिक्शन के साथ मूव करवा सकती है. जब सरफेस वाटर कंप्लीटली मूव करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा तो यू कैन इजीली से कि वार्म वाटर विल बी एक्यूमुलेटेड हियर and cold water will be upwelling at this point. That's why Peru coast usually have cold area and the Australian coast is warm. When the Australian coast is warm, from here, because of the low pressure creation, wind will try to rise up. And then when wind is trying to rise up, it will be diverting on both the directions and pushing this from there, the winds moving towards the Indian plate. यहाँ पे आपकी विंड जाके सिंक करेंगी, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और आपके विंड्स इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगी. और जब इंडिया की तरफ मूव करेंगे तो नेचुरली रेनफॉल हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा. नाउ यू टेल मी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लेट अस assume because of any reason, if this low pressure will be vanished out, then what will happen? अगर ये लो प्रेशर यहां से खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है, देयर इज नो राइजिंग ऑफ विंड. If there is no rising, there is no falling, and there is no high pressure, automatically winds will be stopped. Right? Wind won't be able to move towards the mainland of India. Winds जो हैं वो mainland of India की तरफ move नहीं कर पाएंगी. जब आपकी winds mainland of India की तरफ move नहीं कर पाएंगी, that becomes the actual condition for the El Nino year. और El Nino brings drought in India. El Nino की वजह से इंडिया का रेनफॉल डिक्रीज होता है. Probably मैं ये कह सकता हूँ El Nino इंडिया में ड्रॉट लेके आता है. The Pacific Ocean जो है, this is somewhat very important for us. The piling of water on the side of Australia is very important for us. But this phenomena usually happens after a gap of 3 to 5 years. Meanwhile, sometimes these trade winds becomes too much strong. And when these winds become too much strong, usually the warm water was accumulated at a lesser volume. When winds become strong, more of the warm water will be accumulated on this side. More warm water means more rising of winds. More winds will be reaching towards Indian landmass and more heavy rainfall will be happening. That's why in El Nino year we have drought conditions. But in La Nino conditions we have flood conditions. सो इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो उसमें काफी इनइक्वालिटी नजर आती है. सम टाइम द रेनफॉल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड सम टाइम द रेनफॉल यूज्ड टू बी वेरी लोअर ऑन द साइड. सो ये इंटरकनेक्शन हमारा पैसिफिक ओशन के साथ नजर आता है. अब ऐसा ही इंटरकनेक्शन मेरे पास इंडियन ओशन के साथ भी है. देखिए होता ये है कि नेचुरली जब आपका इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म वाटर पाइल अप होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ भी वार्म वाटर पाइल अप होता है. और जब वार्म वाटर अरेबियन सी की तरफ होगा, कूल वाटर आपका इधर की तरफ देखने को मिलेगा. तो मैं ये कह सकता हूं ऑपोजिट टेम्परेचर कंडीशंस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. ऑपोजिट टेम्परेचर कंडीशंस आर सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस. और यही मीनिंग होता है डाइपोल का. मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है सर? नॉर्थ एंड साउथ पोल आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. North and South pole are separated by certain distance will be named as what? The dipole. On the same scenario, if warm water is there, cool water is there, there is a difference of distance between them. We will call it dipole. It is known as Indian Ocean dipole. But you know very well, if Arabian Sea is at low pressure, more evaporation will be here. More moisture will be added into the wind and more moisture will be reaching to the Indian landmass. More moisture will be reaching to the Indian landmass. When more moisture is reaching to the Indian landmass, यही तो कंडीशन है जो हमारे लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहलाती है, क्योंकि इससे हमारे पास रेनफॉल इंक्रीज होता है. But under some special circumstances, if there is high pressure or cooler water on the Arabian Sea side, warmer water on this side, then even the opposite situations are separated by certain distance, so it's also a dipole. But this dipole is negative ocean Indian Ocean dipole.
Why negative? Because of the high pressure, this water is cool and there is a lesser evaporation, lesser moisture will be reaching towards India and there will be lesser rainfall. तो इंडिया के लिए नेगेटिव बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया के अंदर ही सिर्फ मॉनसून चलता रहता है। इंडिया के मॉनसून का कनेक्शन जो है आपके, वो there is an interconnection. There is a connection between the Pacific Ocean and Nino and La Nino. There is a connection of IOD positive and negative conditions. Now, there is one more important thing जो हमारे पास इम्पैक्ट करती है इंडियन मॉनसून को, और वो होते हैं आपका साइक्लोन और साइक्लोन्स के इम्पैक्ट। देखिए साइक्लोन की फॉर्मेशन हमारे पास, क्योंकि इंडिया बीइंग इन ट्रॉपिकल एरिया, we have tropical cyclone and tropical cyclones are developed over the water body. The minimum temperature required for the formation of cyclone is 27 degrees Celsius. First of all, the primary condition. If we have 27 degrees Celsius temperature or more than that for a water body, we can have the probability to receive cyclone. So cyclone will be formed. Apart from this, there should be presence of Coriolis force. You know very well that at equator we doesn't have the Coriolis force. At equator we doesn't have the Coriolis force. So ideally the cyclone or the low pressure condition should be little away from the equator वाला part. तो इक्वेटर से ही थोड़े से क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। फिर क्या होगा आपके पास में, इससे अब क्या होगा, कोरोलिस फोर्स आएगा, क्योंकि लो प्रेशर है तो विंड्स राइज करने की कोशिश करेंगे, तो विंड विल ट्राई टू टेक अ सर्कुलेटरी मोशन, राइट। ठीक है, तो एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है। नाउ दिस साइक्लोन विल स्ट्राइक द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, और अगर ये कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया के साथ में स्ट्राइक करता है तो इससे हमारे पास क्रिएट होता है, इससे हमारे पास कंडीशन क्रिएट होती है रेनफॉल की। ठीक है, रेनफॉल की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। जब भी कोस्टल एरिया में साइक्लोन स्ट्राइक करता है तो काफी हैवी रेनफॉल हमें यहाँ ऑब्जर्व होती है। ठीक है, so this is the sequence of the Coriolis force and this is the way by which the cyclone will be formed. Now important thing is कि you know very well कि cyclones are named differently, अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग साइक्लोन के। क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन का नाम दिया कैसे जाता है, मतलब we will say Fani cyclone, we say Varda cyclone, we say Katrina cyclone. How we used to name the cyclones? What is the process of naming the cyclones? So when it comes to the process of naming the cyclone, तो देखिए आपने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 2000 के अंदर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को क्या किया गया, बेसिकली उस ग्रुप के अंदर कुछ कंट्रीज डाले गए। कौन से कंट्रीज थे, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। डिसाइडेड टू स्टार्ट द नेमिंग द साइक्लोन इन दिस रीजन, कि ये लोग क्या करते हैं, आपके साइक्लोन की नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। कैसे नेमिंग होगी, हर एक कंट्री जो है अपने सजेशंस WMO को दे देगी, और WMO अब उन सजेशंस में से बारी बारी से हर एक कंट्री की लिस्ट से नाम उठा के नामकरण करते रहेंगे। थोड़े टाइम के बाद में WMO को रियलाइज हुआ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें IMD को दे देनी चाहिए, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। ठीक है ना, इवन हमें ये भी पता लगता है कि हर एक कंट्री का जो सजेशन आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, उसी से आपका फाइनलाइजेशन होता है। 2018 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, एक्सपेंशन करके क्या हुआ, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन, इनको भी ऐड कर दिया गया। इंडिया वाज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना, इंडिया वाज ऑलरेडी देयर। तो अब IMD जो है वो पूरी लिस्ट को इनसे ले लेता है, फिर वहां पे क्या होता है, आपका जो भी साइक्लोन का नाम होगा वो उस लिस्ट से निकाला जाता है। तो इन टोटल क्या हो गया, 13 कंट्रीज हैं। 2020 अप्रैल के अंदर इन कंट्रीज ने 13 नाम सजेस्ट किए। 13 इंटू 13 169। अब नेक्स्ट 169 साइक्लोन जब तक आएंगे तब तक हमारे पास लिस्ट में नाम अवेलेबल है। नंबर वाइज हम उस लिस्ट से नाम को चूज करते रहेंगे और उनका नामकरण करते रहेंगे। This is the whole process which is involved in naming the cyclone. अब देखिए जो साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, उनको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपके इस एरिया में तो हम इसको साइक्लोन ही बोलते हैं, लेकिन चाइना की तरफ अगर मैं बात करूंगा, जापान की तरफ बात करूंगा, इसको टाइफून बोला जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, इसको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो इवन ऑस्ट्रेलिया के आसपास में इसको विली विली के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये हुआ कि साइक्लोन्स जो हैं इन डिफरेंट एरियाज आर नेम्ड डिफरेंटली, लोकल नेम भी है। और साइक्लोन का एक स्टैंडर्ड नेम होता है। साइक्लोन का नाम इसलिए भी दिया जाता है ताकि एक बड़ी डिजास्टर है, और जब हमें डिजास्टर के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो हम उस नाम से बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब देखो, यूपीएससी ने इसी चीज के ऊपर फायदा उठाते हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्या पूछा? द रिसेंट साइक्लोन on the east coast of India was called as Falene. How are the tropical cyclone named across the world? 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैसे रिसेंट साइक्लोन का नाम ये रख दिया, ठीक है फाइन, कैसे नाम दिया जाता है साइक्लोन को? तो आई थिंक आप उसको इजीली बता सकते हो कि कैसे एक साइक्लोन का नाम जो है वो दिया जाता है, कैसे हम एक साइक्लोन का नेमिंग जो है यहाँ पे हम फॉर्मेशन करते हैं। राइट, इजी है, आंसर किया जा सकता है। बट आई जस्ट वांट टू से कि देखो, ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझ लेते हो तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है ये बताने में कि एक साइक्लोन का नाम आखिर कैसे दिया जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, इस पे एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे था इंडियन मॉनसून के बारे में। अभी 2023 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पूर्व ईस्टर्ली इन भोजपुरी रीजन? पूछा गया है कि भोजपुरी रीजन में साउथ वेस्ट मॉनसून जो अभी मैंने आपको पढ़ाई उसको हम पूर्वी हवाएं क्यों बोलते हैं? ठीक है ना? हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड्स इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ दिस रीजन? ये बोला गया है कि पूर्वी हवाएं क्यों बोलते हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि आप इस विंड्स की वजह से कैसे कल्चरल इथोस इस एरिया के इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया, तो यू शुड आंसर इट डिफरेंटली इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा। पहला पार्ट है साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वी हवाएं क्यों बोलते हैं। तो उसको देखो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि सर साउथ वेस्ट मानसून यहां से आते तो हैं, लेकिन जब यहां तक पहुंचते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल की विंड पहुंचती है यहाँ पे और हिमालय से टकरा के इधर की तरफ टिल्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इनकी तरफ से तो हवा कहां से आ रही है? इससे। तो क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल विंड्स जाती हैं, मालदा गैप से एंटर करती हैं और फिर यहां आपके हिमालय से टकरा के ईस्ट की तरफ फेस कर लेती हैं, मतलब इससे आना स्टार्ट कर देती हैं, वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ईस्ट से आ रही है विंड, तो विंड जिस डायरेक्शन से आती है उसी को हवा का नाम दिया जाता है, इसलिए पूर्वी हवाएं या ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ के कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो देखिए, रेनफॉल का इंतजार तो इनको भी होता होगा क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है, नॉर्दर्न प्लेन है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो सारे फेस्टिवल उसी एसोसिएशन के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। दूसरा, कॉमनली हमारे डाइट के अंदर यहाँ पे राइस कंज्यूम किया जाता है क्योंकि अच्छी खासी रेनफॉल आपकी ईस्टर्ली विंड्स की वजह से यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी हमारा कल्चरल इथोस हुआ। मोस्टली लोग यहाँ पे कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ताकि विंड्स वगैरह इजीली पास आउट हो सके और टेम्परेचर बड़ी आसानी से बॉडी का मेंटेन किया जा सके। तो हमारी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी यहीं से डिटरमाइन हो रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो मोस्टली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं या फिर परचेजिंग पावर है, दीज ऑल्सो डिटरमाइन दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैपनिंग इन एन एरिया। तो वहां से भी हमें पता लगता है कि हमारी कल्चरल इथोस जो है बड़ी तरीके से, बड़े कॉमन तरीके से डिफाइन होते हैं विद द ईस्टर्ली विंड्स। अब देखिए, आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखने के बाद में आपको इसको इवेल्युएट करना होगा। तो हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट? आप edumind.ai का यूज इसके अंदर करेंगे। ठीक है, आप यहां पे जाएंगे और आप अपने लिखे हुए आंसर को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में edumind.ai, एआई पावर जो edumind है वो उसको रीड करेगा और वापस से सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आपने लिखा है वो ये सही है या कुछ चेंज करना चाहते हो। वंस यू विल बी सबमिटिंग इट, ये आपका एनालाइज करेगा आपके क्वेश्चन को, टॉपर्स के क्वेश्चंस के साथ में मिलाएगा क्योंकि इसको फीड किया हुआ है वो सब कुछ, और उसके बाद में आपको एक मार्क्स देगा ये कि इतने नंबर के क्वेश्चन में आपको इतने मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेशन नहीं है, ये आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेगा फिर कि मॉडल आंसर इन क्वेश्चंस के लिए क्या हो सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एग्जाम। डू द प्रिपरेशन फॉर दिस टॉपिक एंड उसके बाद में आपको एडुमाइंड से अपने आंसर को चेक भी करवाना है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो सजेशंस भी डेफिनेटली लेने हैं। Thank you very much. Or for any kind of doubt or connectivity, you can follow me on Kapil Bhardwaj for you as Insta handle, and you can join the Telegram channel Kapil Bhardwaj for you. Thank you very much. Best wishes. Take care.